हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं भारतीय संविधान। देखा जाए तो भारत के संविधान का जो भाग 1 है उसको आज जानने की कोशिश करेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे। देखा जाए तो भारतीय संविधान का भाग 1 जो आपका स्टार्ट करता है संविधान का, जिसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपके भारत की परिभाषा देने की बात किया जाता है कि भारत जो है कैसे मिलकर बना हुआ है और इसको किस प्रकार से जाना जाता है। तो देखेंगे कि भारत के संविधान में इसका वर्णन जो पहले भाग को दर्शाता है, जिसमें देखेंगे कि पहले नंबर पे देखेंगे कि देखिए इसमें एक प्रकार से यूनियन ऑफ स्टेट करने की बात करता है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बने हुए हैं। देखेंगे कि आपका पहला इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है और पहले से दूसरे में, तीसरे में और चौथे में देखेंगे कि अनुच्छेद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। देखेंगे कि अनुच्छेद पहले में भारत की जो राज्य की परिभाषा देने की कोशिश किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसको जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ किस प्रकार से कहता है। देखेंगे कि जो भारत है इसकी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको अलग होने की परिभाषा नहीं दिया गया है कि ये कभी अलग हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक प्रकार से जो अमेरिका है, देखेंगे कि जो अमेरिका है यह यूएसए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह एक प्रकार से 50 राज्यों का संघ है। देखा जाए तो अमेरिका 50 राज्यों का संघ है और भारत क्या है 28 प्लस 8, इतने से मिलकर भारत का निर्माण होता है और अमेरिका का 50 राज्यों से मिलकर निर्माण होता है। और देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी राज्य से मिलकर अमेरिका बना हुआ है, ये भी राज्य से मिलकर भारत का निर्माण होता है। तो देखेंगे कि जैसे अमेरिका है 50 राज्य हैं, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है यूएसए को। और इसमें देखेंगे कि यह एक समझौते के अनुसार इनको जोड़ा गया है, अमेरिका को एक समझौते के अनुसार जोड़ा गया है। ये कभी भी एक प्रकार से टूट सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो एक दीवार जोड़ा गया है जो बिना सीमेंट बालू के जोड़ा गया है और वैसे ईंट खड़ा कर दिए गए हैं कि कभी भी वो ईंट गिर सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा दीवार है, भारत एक ऐसा दीवार है जो संगमरमर का बना हुआ है, कभी उससे अलग नहीं हो सकता और ज्वाइंट उसकी मजबूत है, जिसको अलग होने की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन अमेरिका का 50 राज्य में कोई भी राज्य अगर स्वतंत्र होना चाहता है तो वह हो सकता है, ठीक है। अगर वह समझौता तोड़ दे तो किसी भी राज्य को अलग किया जा सकता है अमेरिका का, लेकिन भारत का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। देखेंगे कि जम्मू कश्मीर हमेशा चिल्लाता आया है भारत में। देखेंगे कि 1950 के बाद से ही अलगाव होने की कोशिश करता है कि हम एक स्वतंत्र देश बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये भी एक राज्य था, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि जो 50 राज्य हैं यहाँ पे इनका संविधान अलग होता है, इनका विधान अलग होता है, इनका यहाँ तक झंडा अलग होता है, ठीक है। हर राज्य का अपना झंडा होता है, हर राज्य का अपना एक प्रकार से विधान होता है। लेकिन
ऐसा भारत में नहीं है। सिर्फ एक अपवाद था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि अलग संविधान था, अलग एक प्रकार से झंडा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये भी सिस्टम खत्म हो गए हैं और जो धारा 370 हटाई गई है इसकी भी सिस्टम खत्म कर दिया गया है और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ तक राज्य की दर्जा छीन ली गई है। इतना न्याय अगर एक प्रकार से देखा जाए इस राज्य के साथ हुआ है कि पहले ये स्वतंत्र होने की बात करता था, स्वतंत्र देश होने की बात करता था। इतनी समय इसके पास राज्य की दर्जा नहीं है, यह विधानसभा भी नहीं चला सकता और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब इसकी भी एक प्रकार से सब कुछ शक्ति खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत एक प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल में एक गोले की तरह है कि इससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका यह कभी भी अलग हो सकता है। तो भारत और अमेरिका में यह डिफरेंस है, अंतर है कि यूनियन ऑफ स्टेट भारत को कहते हैं और यूनाइटेड ऑफ स्टेट इसको अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले अनुच्छेद की हम परिभाषा दे रहे थे। देखेंगे कि अनुच्छेद पहले में ही एक और आपका बात कहा जाता है कि जो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको कि भारत के राज्य और उनके जो क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको कोई एक प्रकार से जगह को बताना हो, जगह को परिभाषित करना हो तो क्या करते हैं कि यह कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन आप उस जगह पे जाते हैं तो पता चलता है कि एक तीर लगी हुई है कि आप इस तीर से और आगे जाइए तब यह जगह प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे में कहा जा रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट होंगे। मतलब देखेंगे कि जो संविधान का बुक है उसमें स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि प्रस्तावना दिया गया है और बाद में देखेंगे कि अनुसूची दिया गया है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 8 ही अनुसूचियां थी, जिसमें देखेंगे कि पहली अनुसूची में इसमें भी भारत की परिभाषा दिया गया है, भारत में राज्यों की परिभाषा दिया गया है कि जो भारत की सीमा रेखा है ये किस किस राज्य से कौन कौन से राज्य से मिलकर बना हुआ है। ये सभी चीजें कहाँ दिया गया है, पहली अनुसूची में विस्तृत रूप से दिया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है, किस जगह पे है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जो आपका भारत के जो भी राज्य हैं इसके विषय में अगर आपको जानना हो कि भारत के राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक गुजरते हैं तो आपको अनुसूची नंबर 1 में जाना होगा, वहीं पे आपको विस्तार रूप से पता चलेगा। न कि आप भाग 1 में अगर जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इस चीज को अनुसूची में जाकर पता करें और आपको बताया जाएगा अनुसूची में कि आपका जो राज्य क्षेत्र है कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, एक चीज और है, तीसरा इसमें पॉइंट यह कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब कोई भी राज्य क्षेत्र अगर समाविष्ट है भारत में, ये भी एक प्रकार से भारत के ही क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, ये आपका क्या था, पहला अनुच्छेद था भाग 1 का। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 अगर देखा जाए, सेकंड जो अनुच्छेद क्या कहता है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो आप ठीक समझें संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए पहले में क्या था, भारत की परिभाषा दिया गया है, लेकिन दूसरा जबरदस्ती करने की बात किया जाता है
कि भारत सरकार अगर किसी देश पर कब्जा कर लेता है, किसी राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, किसी भी अगर एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है, या कोई देश अपनी क्षेत्र को हमें दे देता है, दान में दे देता है, चाहे देखेंगे कि हमेशा एक चर्चा आता है पीओके, चाहे आप पाक ही बोल दीजिए ना, चाहे आप पीओके की बात कर लें, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, और या तो पूरा पाकिस्तान को ही बोल दीजिए। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरा पाकिस्तान भारत का हो सकता है, क्योंकि हमेशा टुनून फुनून करते रहते हैं ये सब जो चूतिया बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। तो अगर भारत सरकार किसी दिन मूड खराब हो गया, जैसे देखेंगे कि अमित शाह का किसी दिन मूड खराब हो जाता है, तो क्या करेंगे, किसी दिन कब्जा कर लेंगे। तो यह भी अगर कब्जा कर लेते हैं तो किसके तहत भारत में मिलाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 2 के तहत वह संसद को शक्ति दी गई है कि अगर पीओके को मिलाना है, चाहे पूरे पाकिस्तान को मिलाना है, चाहे देखेंगे कि अक्साई चीन जो हमारा भाग था 1962 में ले लिया गया था, पता है ना। अगर भारत सरकार किसी दिन युद्ध कर चाइना पे चढ़ाई कर देता है तो पहला नंबर हमें अक्साई चीन ही चाहिए था, क्योंकि लगभग आपके जम्मू कश्मीर के 10% का भाग जो है आपका कितना 10% भाग चाइना 1962 के युद्ध में ले लिया था, हड़प लिया था। तो ये भी अगर भारत सरकार इसको अपने कब्जे में कर लेता है तो किसके तहत मिलाएगा, ये मिलाएगा आपके अनुच्छेद नंबर 2 के तहत भारत में इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि जो भी अगर भारत सरकार किसी भी अन्य देशों पर, चाहे किसी भी अन्य टेरिटरी में अपना कब्जा जमाएगा, चाहे कोई भी देश अगर चाहता है मिलना हमसे, तो वो भी क्या करेगा, अनुच्छेद 2 के तहत संसद उसको अपने में समाहित करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अनुच्छेद हम 3 देखते हैं। देखिए, तीसरा यह कहता है कि नए राज्य, देखिए यहाँ पे क्या था, पहले में राज्य की परिभाषा दिया गया था, दूसरे में कब्जा करने की बात की गई थी, तीसरा यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। मतलब यह कहा जा रहा है कि आप किसी देश पे कब्जा कर लिए हैं और वह राज्य हमारे अंतर्गत आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे संसद को यह अधिकार है कि उसके नाम को या उसकी एरिया को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे, दूसरे राज्यों को दे देंगे कि वो छटपटाना बंद कर दे। या कोई भी भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी क्षेत्रों के नाम, चाहे उसके स्थानों में परिवर्तन, चाहे जगहों में परिवर्तन, संसद अपने कानून के तहत कर सकता है। इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो अनुच्छेद 3 यही आर्डर देता है आपके संसद को कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में, चाहे यूनियन टेरिटरी के किसी भी क्षेत्र को नामों में चाहे स्थानों में परिवर्तन कर सकता है संसद। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 3 में इसमें जो भी संशोधन किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिया जाता है और इसमें बाद में कोई अनुमति नहीं राष्ट्रपति से ली जाती है, पहले राष्ट्रपति को बता दी जाती है, उसके बाद आपका कर लिया जाता है जो करना होता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जो चौथा अनुच्छेद है आपका, देखिए जो चौथा अनुच्छेद है आपका, इसकी परिभाषा देखते हैं। देखा जाए तो पहली अनुसूची और आपका चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2
और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के विषय में विशेष उपबंध करता है। जैसे अगर इसको सरल भाषा में समझाया जाए आपको, तो यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 जो है आपका, एक प्रकार से इसमें कोई भी संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे किसी राज्य पे कब्जा किया जाए, किसी देश पे कब्जा किया जाए, किसी भाग को भारत में मिलाया जाए, और यहाँ पे 3 में यह कह रहा है कि किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन, चाहे स्थानों में परिवर्तन, यह दोनों प्रक्रिया एक प्रकार से संसद जो करेगी, इसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर करती है। और देखेंगे कि एक अनुच्छेद है आपका जो 368 के तहत आता है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन में आपका भाग क्या है, भाग 20 जो 20 नंबर भाग है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 आता है, जिसमें संविधान संशोधन की बात करता है। इसमें 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं जो संसद को शक्ति प्राप्त है। और संशोधन करने में देखा जाए तो क्या होता है कि संसद के दोनों सदन जो संशोधन करते हैं, इसमें कोई भी विधेयक लेकर आते हैं तो पहले चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसको पारित करते हैं और राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर यह प्रक्रिया सफल होती है। लेकिन अनुच्छेद 4 को क्या किया गया है, अनुच्छेद 2 और 3 को अगर कोई भी संशोधन किया जा रहा है, कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो 368 के तहत नहीं रखा गया, इसको बाहर रखा गया है, मतलब इसके बाहर रखा गया है, 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि 368 में जो प्रक्रिया होती है संशोधन की, इसमें राष्ट्रपति को बाद में बताया जाता है, उनसे सिग्नेचर कराया जाता है। पहले संसद के दोनों सदन पारित करते हैं, बाद में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी अनुमति देते हैं। अगर राष्ट्रपति वीटो पावर लगाते हैं, इस संशोधन को रद्द करना चाहते हैं तो भी रद्द कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यह जो संशोधन की कोई भी बिल आता है तो उसको फेल भी किया जा सकता है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है, इसमें राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं दी गई है और इनसे पूर्व अनुमति ले लिए जाता है। अनुमति लेने का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखिए, राष्ट्रपति एक प्रकार से भारत में रबड़ स्टंप के रूप में कार्य करते हैं और इनका कोई स्पेशल शक्ति नहीं है। और पहले अनुमति का मतलब होता है कि पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि चलिए सर जी, हम जा रहे हैं किसी पे कब्जा करने, सिर्फ बता देते हैं, ये नहीं पूछते नहीं है, आर्डर नहीं लेते उनसे, सिर्फ बता देते हैं कि हम जा रहे हैं किसी पे कब्जा करने, चाहे किसी राज्य को तोड़ने। जैसे देखेंगे कि 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया था, 2 जून 2014 को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। और उसमें देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है वह अनुमति नहीं दी थी अपनी, और संसद में हो हल्ला होता रहा और विपक्ष की पार्टियां हो हल्ला करती रहीं, लेकिन जो पक्ष की पार्टी थी वो क्या की, आंध्र प्रदेश को तोड़ दी और चिल्लाते रह गए लोग और एक प्रकार से तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व नहीं हो पाए, राष्ट्रपति भी रोक नहीं पाए। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अगर किसी नामों में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी स्थान में परिवर्तन, चाहे किसी देश पे कब्जा, किसी स्थान पे कब्जा अगर संसद करती है तो इसको एक प्रकार से आज़ादी है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर ये प्रक्रिया खत्म कर दे। ठीक है, तो यह क्या था, एक प्रकार से अनुच्छेद 4 था। ठीक है, यही संसद करता है, देखेंगे कि संसद की कार्रवाई यही होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं मान लो। अब देखा जाए कि भाग 2, देखिए भाग 2 आपका सेकेंड पार्ट हो जाता है। पहला आपका राज्य की परिभाषा, भारत की परिभाषा दिया गया था, और दूसरा नंबर आप देखेंगे कि एक प्रकार से नागरिकता है। क्या है, दूसरा आपका नागरिकता की बात करता है। और अनुच्छेद जो है आपका
5 से 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखेंगे कि जो नागरिकता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर इस देश का वासी है, इस देश का नागरिक है, तो उसे कुछ ना कुछ एक प्रूफ की जरूरत पड़ती है कि दूसरे विदेशी में और यहाँ के नागरिक में कुछ डिफरेंस किया जा सके, नहीं तो जो भी शक्तियाँ होती हैं वह अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। इसीलिए एक प्रकार से नागरिक को नागरिकता दी जाती है। देखते हैं अब भाग 2 अनुच्छेद आपका 5 से 11 के बीच में भारत की नागरिकता से संबंधित आपका जो संविधान में 26 नवंबर 1949 इस प्रकार से संसद द्वारा आपका लागू किया गया था। ठीक है, प्रथम बार पूछा जाता है एक चीज कि जो नागरिकता संशोधन कब किया गया था, तो आपको याद रहना चाहिए कि नागरिकता में संशोधन 1955 में किया गया था। यह एक प्रकार से देखा जाए तो नागरिकता जो व्यवस्था था 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक एक प्रकार से बहुत ही कम ही नियम दिया गया था नागरिकता प्राप्त करने के लिए। देखा जाए कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखेंगे कि अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, जिसको हम 26 जनवरी 1950 कहते हैं। देखा जाए तो जब भारत आजाद हुआ 1950 में, तो इस समय की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 5 में आपका कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले आप भारत में रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखा जाए, इसमें देखेंगे यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, देखिए अनुच्छेद 5 में कुछ पॉइंट हैं उसको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। मतलब आपको वैसे ही पता चल जा रहा है कि अगर 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में कोई व्यक्ति जन्म लिया हो तो वह भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और दूसरा है कि उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो तो भी क्या हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो जाएगा। पहला नंबर था कि वह व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लिया हो। दूसरा क्या कहता है कि या उसके माता पिता कोई भी, इसमें से कोई भी अगर भारत में जन्मा हो तो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और देखा जाए यदि कोई व्यक्ति संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहा हो तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। देखा जाए तो यह सभी प्रक्रिया उतनी समय की एक सिचुएशन के अनुसार चल रहा था कि भारत एक प्रकार से देखेंगे आप लोग कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में डिवाइड हो गया। भारत का बंटवारा भी हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा इस प्रकार से हुआ था, जो भारत होगा वह एक प्रकार से हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा होगी और जो पाकिस्तान होगा उसमें मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा होंगी। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि बहुत ही एक प्रकार से विडंबना पाया हो, मतलब क्या बोला जा सकता है कि इसमें एक प्रकार से बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि भारत को अलग कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जब 15 अगस्त आया था तो उससे पहले ही शोर हो गया था कि भारत हो सकता है बंटवारा हो जाए। और देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था जो बंटवारा से ही संबंधित था 1947 में। इसी को जैसे लोग एक दूसरे जगह जाना चालू कर दिए थे। जिनको अगर लाहौर जाना था, पाकिस्तान जाना था, तो क्या किए, 15 अगस्त से पहले ही निकल दिए
यहाँ पे से। और क्या हुआ, जो लाहौर में थे वो क्या किए, इंडिया के लिए रवाना हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। अनुच्छेद 6 यह कहता है, देखिए अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से क्या वर्णन है, पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वाले नागरिकों को नागरिकता। जैसे अभी हम बताए हैं कि जब 1947 में 15 अगस्त 1947 से पहले देखेंगे कि कुछ लोग क्या किए, पाकिस्तान से भारत आ गए पहले ही, तो उनको नागरिकता किस प्रकार से दिया जाए। और कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, तो उनको आगे की नागरिकता देने की बात की जाती है। देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए, लोग इतनी मतलब भीड़ में चल रहे थे, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी, क्योंकि जब 1947 का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तानियों ने एक प्रकार से अपना रूप दिखाना चालू कर दिया और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मार धाड़ चालू हो गया। वहाँ से लोगों को ट्रेनों में भर कर मार कर भेज देते थे इंडिया के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से बुरी स्थिति चल रही थी वहाँ पे। आगे देखते हैं, देखिए वे लोग, इसमें कई प्रकार से नागरिकता देने की बात किया गया था कि जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उनकी बात किया जा रहा। यहाँ पे जो वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हो, उन्हें नागरिकता देने की बात किया जा रहा था। देखिए एक डेट क्लियर किया गया था, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए हैं, जो पाकिस्तान से 15 अगस्त से पहले ही लोग मतलब कुछ लोग चलना चालू कर दिए थे, लेकिन एक डेट क्लियर कर दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए होंगे, इनकमिंग मतलब भारत में पहुंच चुके थे, उनको नागरिकता देने की बात व्यवस्था किया जा रहा है। और देखा जाए तो वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए, उन्हें भारत की नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। देखिए इससे पहले जो आ गए थे उनको नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं आई और उनको नागरिकता स्वयं मिल गया कि आप आ गए हैं, आपका स्वागत है, आप हमारे देश की नागरिक हो गए हैं। क्योंकि हमारे देश की सिस्टम यही था, हम लोग सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था करके बैठे हुए थे कि जो लोग आए उनका हम स्वागत करेंगे, वो भी दिल से हृदय से स्वागत करेंगे। लेकिन देखा जाए 19 जुलाई 1948 से बाद जो लोग आए, देखिए क्या सिस्टम हुआ कि जो लोग 1947 में ये हुआ कि भारत से चले गए पाकिस्तान, कि हो सकता है कि अब यहाँ से हमें खदेड़ दिया जाए, तो इन लोगों के मन में डर हो गया। ये लोग क्या किए, पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, पाकिस्तान में गए, लेकिन बंटवारा के बाद बहुत ज़्यादा खून खराबा चालू हो गया और वहाँ पे इतनी दर्दनाक मतलब व्यवस्था कर दिया गया पाकिस्तानियों के द्वारा कि कुछ लोगों को जीना हराम हो गया, कि वो लोग वहाँ जी नहीं पाएंगे। इसकी वजह से क्या किए, सोच समझ के धीरे धीरे कोशिश किए कि हम भारत में चले जाएं, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति थी बहुत सामान्य थी और अच्छा चल रहा था यहाँ की स्थिति, क्योंकि यहाँ की सरकार थोड़ा ही कैजुअलिटी हुई थी, इसको हैंड ओवर कर ली थी, अपने अंडर में कर लिया था। इसकी वजह से कुछ लोग क्या किए, इसके बाद आए भारत में, लेकिन इनको भी हम नागरिकता देंगे, लेकिन ये कहा गया कि आपको आवेदन देना होगा, 6 महीने के अंदर में आप एक आवेदन देंगे, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें नागरिकता रोकने की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन कुछ प्रक्रिया के द्वारा इनको गुजरना था। ये आए तो इनको तो स्वयं ही दे दिया गया कि चलिए आप आ गए, आपको नागरिकता दे देंगे, लेकिन ये लोग जब आए तो इनको नागरिकता देने के लिए एक प्रकार से आवेदन देने की व्यवस्था किया गया। दिया इनको भी गया, लेकिन आवेदन देने के बाद। ठीक है, अब देखा जाए जो आर्टिकल 7 है ये क्या कहता है। देखेंगे कि भारत से पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले व्यक्ति
मतलब जो भारत से पाकिस्तान जो चले गए थे लोग, और कुछ दिन के बाद उनका मन ये हुआ कि अब हमें चला आना चाहिए। जैसे देखेंगे कि कोई भूला हुआ व्यक्ति घर से अगर गुस्सा होकर शाम को सुबह को जाता है, शाम को वापस आ जाता है, तो उसको हम भूला हुआ व्यक्ति नहीं कहते हैं। इसी तरीके से भारत से कुछ लोग चले गए थे कि उनको डर लग रहा था भारत से, और बाद में वहाँ गए तो वहाँ की स्थिति देखें, वहाँ की एक प्रकार से पूरी एरिया देखें तो उनको रहने के लिए सूटेबल नहीं लगा, तो क्या किया, वहाँ से रिटर्न आना चालू कर दिए। तो उनकी नागरिकता देने की बात किया जा रहा था अनुच्छेद 7 में। देखिए यही इसी तरीके से लोग आ रहे थे गाड़ियों में भर भर के, और आपको पता होना चाहिए कि जो गाड़ियां उधर से आ रही थी पाकिस्तान से, उसमें लाशें भर भर के आ रही थी, और इतनी हरामियों ने इतना ज़्यादा मतलब कैजुअलिटी कर दिए थे, इतने लोग मारे गए थे वहाँ से आने के समय कि पूछ नहीं सकते हैं। उतनी समय देखेंगे आप लोग कि इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं, गदर मूवी सभी लोग देखे होंगे, उसमें ये रियलिटी दिखाई गई है कि किस प्रकार से घटना चल रही थी। और एक चीज़ देखिए कि जो डिवाइड हुआ था भारत का, जो भारत और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड हुआ था, यह एरिया आपका पाकिस्तान था, वो भी पश्चिमी पाकिस्तान था। यह जो वर्तमान में बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो लोग यहाँ से ही ज़्यादा लोग आ रहे थे, इधर से कम लोग आ रहे थे, लेकिन इधर से ज़्यादा लोग आ रहे थे भारत में। जब वहाँ पे ये घटनाएं हो रही थी, वहाँ से खदेड़ा जा रहा था उनको, जबरदस्ती रेलों में मार कर काट कर भेजा जा रहा था, तो एक प्रकार से इसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे लोग। ठीक है, इसमें देखेंगे जो अनुच्छेद 7 है, देखिए अनुच्छेद 7 यह कहता है 7 नंबर कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो वे भारत के नागरिक होंगे। देखिए यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि क्या कहना चाह रहा है इसमें कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, मतलब 15 अगस्त के कुछ दिन के पहले ही कुछ लोग के मन में ये चल रहा था कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, तो मन में एक घबराहट सी लगी होगी, और ये लोग क्या किए, चल दिए घर छोड़कर और चले गए पाकिस्तान में। जब उनका चरित्र देखे 15 अगस्त 1947 के बाद उनकी चरित्र सामने आ गया इन कट्टरों का, तो इसके वजह से स्थिति चेंज हो गई, और क्या हुआ कि वहाँ से लोग भागना चालू कर दिए, और उनको अच्छा लगा कि भारत में ही सबसे बेहतरीन हमें जगह मिल सकता है। इसकी वजह से जो आर्टिकल 7 है इसमें इसकी व्यवस्था किया गया कि हम आपको नागरिकता भारत की देंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 8, इसका क्या मतलब है। देखिए भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहा हो, इसको नागरिकता देने की बात किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो और विदेश में रहा हो, या किसी भारतीय व्यक्ति का जो भारत में रहा हो इसका बच्चा भारत से बाहर रहा हो, तो उसको नागरिकता देने की बात किया जा रहा था। देखेंगे कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के समय बहुत लोग विदेशों में भी जाकर इसका विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। देखेंगे कि आपका सिंगापुर में चाहे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वहाँ पे सैनिक का बहुत ज़्यादा सैनिक जुटाए गए थे, तो ये लोग अपने परिवार के साथ में भी तो थे, और कुछ लोग लंदन में, चाहे कुछ लोग ब्रिटेन में, यहाँ पे चाहे जर्मनी में, चाहे सिंगापुर में, सभी लोग जाकर इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेज के, तो उनको भी नागरिकता देने की बात आपके आर्टिकल नंबर 8 में कर रहे थे। और एक चीज याद रखिए, जो आपका 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर जो आर्टिकल है 6, 7 और 8, ये आर्टिकल ये उतनी समय की सिचुएशन के लिए बनाया गया था
कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था ये अनुच्छेद। वर्तमान में देखा जाए तो इनका महत्व कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसके लिए बाद में 1955 के बाद 1986 में एक प्रकार से नागरिकता संशोधन किया गया अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। नहीं तो इतनी समय का जो सिचुएशन था और जो नियम था बहुत लचीला था। भारत की नागरिकता प्राप्त करने में बहुत आसान तरीके से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। इसमें देखेंगे कि इसी का लाभ उठाते हुए आपका पूर्वी भारत में जो बांग्लादेश है, यहाँ से बांग्लादेशियों से, चाहे देखेंगे कि म्यांमार के एरिया से बहुत ज़्यादा घुसपैठियों ने अपना कब्जा जमा लिया है और भारत की जनसंख्या में इनका बहुत बड़ा रोल है जो जनसंख्या बढ़ाने में, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम उतनी समय के लिए सिचुएशन कंट्रोल में थी, उसको बनाने के लिए एक किया गया था, ठीक है। देखा जाए अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 का मतलब है कि नो, अगर विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि आप किसी देश में गए कमाने के लिए, चाहे किसी देश में नौकरी करने के लिए गए और वहाँ की ही नागरिकता आप प्राप्त कर लिए, चाहे भारत के बाहर किसी भी देश की आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। भारत सरकार आपको अलविदा कर देगा, आपको छोड़ा देगा कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप किसी देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 9 यही कहता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 9 में कोई झंझट नहीं है। आर्टिकल 9 में आप अगर किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको नागरिकता भारत की छीन ली जाएगी। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 10 के विषय में जानते हैं कि भारत की जो नागरिकता है यह निरंतर बनी रहेगी। देखिए, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पुरोगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं। मतलब यह समझाने की कोशिश कर रहा है अनुच्छेद 10 कि आप भारत की नागरिकता निरंतर बनी रहेगी अगर आप किसी अन्यथा काम में व्यस्त नहीं है तो। जैसे आप भारत के खिलाफ क्षुब्धम युद्ध नहीं छेड़ते हैं, आप एक आतंकवादी कार्य नहीं करते हैं, जैसे कोई ऐसा भी कृत्य नहीं करते हैं, जैसे अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, भारत को धोखा दे रहे हैं और जाकर पाकिस्तानियों से मिलकर भारत में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यही प्रक्रिया आपका चाइना के खिलाफ भी हो सकता है। भारत और चाइना से हमारी दुश्मनी है और आप क्या कर रहे हैं, जाकर चाइना से दोस्ती कर रहे हैं और युद्ध के समय चाइना के साथ दे रहे हैं। तो क्या करेगा, इसमें भारत आपकी नागरिकता छीन लेगी और खदेड़ देगा, जाओ चाओ माओ करो। चाहे अगर पाकिस्तान में जाना है तो जाओ, जो करना है करो, हम आपका नागरिकता छीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है और संसद के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। इसमें इतना भी आसान नहीं होता है कि किसी की नागरिकता वैसे ही छीन लिया जाए, ठीक है। नहीं तो देखेंगे कि अगर भारत में लगेंगे पार्टी वाले ही अपने में खेल खेलना चालू कर देंगे कि अगर सत्ता हसियाना हो तो विपक्षी पार्टियों की जो नागरिकता है छीन लो और वो चुनाव में नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, जो अकेला खड़ा है वो जीत जाएगा। तो इस प्रकार से इतना आसान नहीं होता है नागरिकता छीनना, इसमें प्रक्रिया बनाई गई है। अगर आप देश के खिलाफ जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो 10 नंबर यही कहता है कि आपकी नागरिकता निरंतर बनी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन आप अगर अन्यथा कार्य नहीं करते हैं तो। अनुच्छेद 11 देखेंगे कि अनुच्छेद 11 यह कहता है कि यह प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया नागरिकता से संबंधित किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, इसका जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह संसद के पास होगा। संसद इसके लिए कानून बनाएगी। जो भी कार्य होता है देखते हैं
कि आप किसी दूसरे देश के वासी हैं और भारत में रहना चाहते हैं तो आपको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ही कार्य करेगी, न कि कोई राज्य सरकार। किसी भी राज्य सरकार के पास पावर नहीं होता है कि वह किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करे। ठीक है, तो यह क्या है, आर्टिकल 11 जो आर्टिकल 11 है यह कहता है कि आपकी जो भी शक्तियां हैं नागरिकता से संबंधित वह संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएंगे। ये चीजें याद रखिए। देखा जाए नागरिकता अधिनियम 1955, अभी जो बताया गया है आपको, यह नागरिकता जब 1950 में लागू किया गया था तो उतनी समय की जो सिचुएशन थी उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। नहीं तो हमारे पास कोई भी ऐसा अच्छा कानून नहीं था जिसको कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ उतनी समय की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ संशोधन किया गया इसमें, और इसमें पहला अधिनियम आया था 1955 में। देखेंगे इसमें 5 प्रकार की नागरिकता देने की बात की गई थी। भारत में अगर रहना है तो 5 प्रकार की नागरिकता आपको प्राप्त करना होगा। देखा जाए पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। देखेंगे कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता है यह प्रक्रिया क्या है कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो यह क्या है आपका जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अगर आपका जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार का मतलब आपका वंशज जो है भारत के हैं, आपके माता पिता आपके दादी दादा भारत के रहने वाले हैं तो आप भी क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। जैसे हम लोगों को जो भी नागरिकता मिली हुई है हम लोग किसके अनुसार चल रहे हैं, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त किए हैं। पहले प्रकार से हो नहीं सकते क्योंकि 1947 चाहे 1950 तक हमारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे दादा चाहे हमारे परपाजा वही लोग जन्म लिए होंगे, दादा तो हुए ही होंगे, तो उन्हीं के वंशज है ना हम लोग, उन्हीं के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। उनके बाद हमारे दादा पापा, उसके बाद तब हम लोग, तो हम लोग को नागरिकता किसके अनुसार मिला हुआ है, वंश के आधार पे हुआ है, वंश के आधार पे हमें मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि तीसरा नंबर है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण का मतलब क्या होता है, पंजीकरण का मतलब होता है कि आप भारत सरकार से पंजीकरण कराते हैं, आप कुछ दिन भारत में रहते हैं, पंजीकरण कराते हैं, आपको नागरिकता मिल जाता है। ठीक है, अब देखा जाए देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब होता है कि आप भारत में आए और भारत में रहना चालू कर दिए, भारत में मिल गए, भारत की भाषा याद हो गया आपको, भारत की भाषा बोलना चालू कर दिए और कुछ दिन तक रहते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां की भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अर्जित भूमि, ये 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि 5वां नंबर अनुच्छेद 5वां पॉइंट क्या कहता है आपका कि अर्जित भूमि। आप अभी जस्ट पढ़े हैं जो अनुच्छेद 2 है उसमें अर्जित भूमि की बात कर रहा है कि अगर भारत सरकार किसी देश पर कब्जा कर लेता है, चाहे पीओके पे, चाहे आपका गिलगिट बल्टिस्तान पर, चाहे चाइना पर, चाहे किसी भी देश पर कब्जा कर लेता है तो उस देखिए अगर हम पीओके पर कब्जा कर लेते हैं तो पीओके में तो लोग तो होंगे ना कुछ तो लोग होंगे वहां पे, जो लोग होंगे वह भारत के नागरिक कहे जाएंगे क्योंकि अर्जित भूमि के क्षेत्र में जो भी लोग आ जाएंगे वह भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हम नागरिकों को खत्म कर देंगे, वहां से खदेड़ देंगे, सिर्फ हमें जमीन चाहिए क्योंकि वो आएंगे फिर से बम फोड़ना चालू कर देंगे और ये सब करेंगे, खून खराबा करेंगे, क्या मतलब है उन सबों को।
तो हमें चाहिए नहीं उन सबों का, सिर्फ हमें जमीन चाहिए क्योंकि हमारा था। ठीक है, देखा जाए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, देखेंगे कि जो 1986 का अधिनियम था, अभी भी 1955 का जो अधिनियम आया था वह बहुत लचीला था, जिसमें आप देशीकरण के अनुसार आप 5 साल कितना 6 महीने रहते थे, चाहे आप कुछ समय के लिए रहते थे, आपको नागरिकता मिल जाते थे। लेकिन उनको समझ में ज़्यादा दिन के बाद आया, तब तक भारत की नागरिकता बहुत बढ़ चुकी थी, बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस जा रहे थे, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज हो गया इस एरिया में आपका। इसके वजह से संसद को कानून बनाना पड़ा इस पे थोड़ा सख्त, और ज़्यादा देर रहने के बाद आपको नागरिकता मिलती है। यहाँ पे देखते हैं इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए, और देखा जाए पहला क्या था कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी, प्रदान किया जाएगा जिसके माता पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। देखिए, यह प्रक्रिया लाने में 50-30-80 मतलब 36 साल लगा देते हैं ये लोग इस प्रक्रिया को अपनाने में। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, ताजमहल समझ लीजिए कि ताजमहल देखने आता है, और उसकी जो जोरू है वह प्रेग्नेंस है और आती है यहाँ पे जन्म ले लेता है उसका बच्चा, तो क्या होगा, वह भारत का नागरिक होगा। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो पाकिस्तान है अभी, वो क्या करता था, वहाँ के लोग आते थे जम्मू कश्मीर में, घुसपैठ करते थे और वहाँ पे अपने औरतों को लेकर आते थे, और उनके बहुत ज़्यादा औरतें भी होती हैं ना, 4-4 औरतें रखते हैं, और लेकर आए और यहाँ पे छोड़ दिए, प्रेगनेंस है, बच्चा पैदा हुआ, भारत के